Hello everyone, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश की जो बुक है ना, बिहार बोर्ड की जो क्लास 11 की इंग्लिश की बुक है उसके पोइट्री सेक्शन के चैप्टर 5 जिसका नाम है द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इस टॉपिक पर देखेंगे क्या है इसके बारे में, और इसके जो लेखक हैं वो हैं W.B. येट्स, है ना। तो इसमें एक तरीके से लेमेंटेशन का मतलब बता दूँ तो होता है विलाप, यानी कि जो ओल्ड पेंशनर रहता है, यानी कि जाहिर सी बात है जो इंसान बूढ़ा हो जाता है तो अक्सर उसकी गवर्नमेंट जॉब होती है तो लास्ट में उसको पेंशन मिलती है, तो वो पेंशनर कहलाएगा। और उस ओल्ड पेंशनर की कुछ विलाप होते हैं, क्योंकि आप भी जब बूढ़े हो जाओगे तो आप भी अपने जवानी के दिनों को याद करके विलाप करोगे, रोओगे, पछताओगे, थोड़ा कष्ट फील करोगे, राइट। तो वो सारी जो व्यथा है, वो सारी जो दुख है, वो इस चैप्टर में W.B. येट्स साझा कर रहे हैं हमारे साथ। तो चलिए पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि विलियम बटलर येट्स, इनका जन्म 1865 में हुआ था, 1939 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वह एक आयरिश पोइट थे और साथ ही साथ एक ड्रामेटिस्ट भी थे। उनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था उनके लिटरेचर के कार्य के लिए 1923 में। ही वर्कड इंसेसेंटली फॉर आयरिश इंडिपेंडेंस, यानी कि वो लगातार आयरिश इंडिपेंडेंस के लिए कार्य करते रहे, है ना। एंड फॉर एन आयरिश लिटरेचर सेपरेट फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर, और साथ ही साथ आयरिश लिटरेचर के लिए भी ब्रिटिश लिटरेचर की तरफ से वो काम करते रहे। को फाउंडर ऑफ द आयरिश नेशनल थिएटर कंपनी, वो को फाउंडर थे आयरिश नेशनल थिएटर कंपनी के, और साथ ही साथ ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल बिहाइंड द आयरिश थिएट्रिकल कल्चरल एंड लिटरेरी रिवाइवल विथ हिज प्ले द काउंटेस कैथलीन एंड द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज द सेल्टिक ट्वेलाइट 1893। कहा जा रहा है कि वो तो थे, को फाउंडर तो थे ही, है ना, उसके साथ ही साथ उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल यानी कि सहायक होगा यहाँ पे, तो वो एक तरीके से उस कंपनी के सहायक भी थे बिहाइंड द आरिस थिएट्रिकल, यानी आरिस कल्चर, जो थिएट्रिकल वहाँ पे लिटरेरी वर्क हुआ करता था, पुनर्जीवन, रिवाइवल मतलब उनके नाटक के थ्रू, है ना। जैसे कि द काउंटेस कैथलीन उनका नाटक था 1892 में आया था, और जो कि स्टोरीज का कलेक्शन था सेल्टिक ट्वेलाइट, इसी से लिया गया था। तो इन सब के पीछे वो एक सहायक भूमिका अदा करते थे। ही एडमायर्ड एंड कलेक्टेड ओल्ड आयरिश फोक टेल्स एंड लीजेंड्स। कहा जा रहा है कि एडमायर का मतलब प्रशंसा करना। उन्होंने वह जो थे ना, एडमायर करते थे, प्रशंसा करते थे आयरिश फोक टेल्स, यानी कि वहाँ की जो लोक चीज़ें हैं, है ना, लोक संगीत हो गए, लोक कहानियाँ हो गई, है ना, वहाँ के आयरिश के, है ना, उनके बारे में वो बहुत कलेक्शंस रखते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। और साथ ही साथ वहाँ के लीजेंड्स, है ना, लीजेंड्स यानी कि कह सकते हैं दंत कथाएँ, है ना, मुँह से कही गई कहानियाँ जो हैं उनके बारे में भी वो उसकी प्रशंसा करते थे और उसका कलेक्शन भी करते थे। इंस्पायर्ड बाय द हीरोज, द रोमांस and the magic of these legends, he often scattered parts of many legends into a single poem। कहा जा रहा है कि देखो, अभी तो उन्होंने बोला ना कि वो मतलब हमने बोला कि वो प्रशंसा करते थे, तो जाहिर सी बात है वो कलेक्शन कर रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में वो क्या करते थे, उन्हीं आयरिश फोक के जो हीरोज़ हुआ करते थे, है ना, जो रोमांस हुआ करता था, और जो मैजिक ऑफ दिस लीजेंड्स, उनकी जो जादुई चीज़ें हुआ करती थी, मतलब फ़ील जो लिया जा सकता है उसको, वो क्या करते थे ना, छिटपिट तरीके से इधर उधर रहते थे, उनको वो कलेक्ट करके सिंगल पोइम के रूप में पिरो देते थे। ठीक है। द एलेबरेट स्टाइल ऑफ हिज अर्लियर वर्क वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्री रैफेलाइट्स। तो प्री रैफेलाइट्स के बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना बताना चाहूँगा कि ये एक 3 लोगों का ग्रुप था। तो ये मतलब पोएट का ही ग्रुप हुआ करता था, तो उनको वो फॉलो करते थे, उनसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुआ करते थे। उनका जो एलेबरेट यानी कि वर्णन करने का स्टाइल जो था वो कुछ इन लोगों से मिलता जुलता था पहले का, है ना। वाइल हिज लेटर वर्क, लेकिन बाद के जो कार्य उनके थे, यूज्ड ए स्पार्सर, है ना, स्पार्सर मतलब कम मात्रा में, मोर लिरिकल स्टाइल एंड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिंबॉलिज्म, मिस्टिसिज्म एंड द ऑकल्ट। तो ऑकल्ट मतलब अदृश्य शक्ति, और आपका सॉरी मिस्टिसिज्म का मतलब वही होता है रहस्यवाद, मतलब इन सब चीज़ों से उनका नाता था आगे के कार्यों में। ठीक है। हिज बेस्ट नोन कलेक्शंस फ्रॉम दिस पीरियड आर, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके जो फेमस कलाकृतियाँ थी उनके बारे में आप याद कर लीजिएगा। फिर है कि दिस पोएम द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, ये जो पोएम है जो कि 1939 में पब्लिश हुई है, विच इज़ अ रिवाइड वर्जन ऑफ येट्स अर्लियर पोएम। उनकी जो पहली की कहानी पोएम आ रखी थी द ओल्ड पेंशनर, उसी का ये रिवाइज वर्जन था। presents the poet's reminiscences of his young life, which become more agonizing when he looks at his present state and contrasts his time of youth with his state in the old age।
तो देखिए यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दिया गया है कि भाई इस पोएम में क्या बात करने वाले हैं ये, कि इसमें वो डिस्कस करने वाले रेमिनिसेंसेस, यानी कि जो यादें होती हैं, है ना, तो यंग लाइफ की, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसके साथ जो पुरानी उनकी जवानी के दिनों की जो यादें रहती हैं उनको एगोनाइजिंग, यानी कि जो दर्द कष्टदायक होती है बहुत, क्योंकि देख देख के बहुत बुरा लगता है कि ऐसा, हम पहले ऐसे थे, हम अब ऐसे हो गए, हमें कोई पूछता भी नहीं है ना। तो अभी के दिन को देखते हुए पुराने दिनों को रिलेट करते हैं और बहुत ही कष्ट में हैं। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या लिखा है उनके पोएम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिटन लाइक, ऑल्दो आई शेल्टर फ्रॉम द रेन, है ना, ऑल्दो आई शेल्टर फ्रॉम द रेन अंडर ए ब्रोकन ट्री, यद्यपि कि मैं अभी बारिश से छिपने के लिए शरण पा के बैठा हुआ हूँ एक टूटे से पेड़ के नीचे। माई चेयर वॉज नियरेस्ट टू द फायर, और मेरी जो चेयर है अभी थोड़े से अलाव के पास है, यानी कि जहाँ आग जल रही है उसके जस्ट नज़दीक में ही है। इन एवरी कंपनी दैट टॉक ऑफ लव और पॉलिटिक्स एरे टाइम ट्रांसफिगर्ड मी। एरे का मतलब होता है आपका बिफोर टाइम, मैंने पहले के समय के बारे में बात की। देखिए ये पैराग्राफ में क्या डिस्कस किया है, इसका जो अर्थ निकल के आ रहा है वो क्या है, कि अभी वो बूढ़े हो चुके हैं भाई, ठीक है, अब वो बैठे हैं एक पेड़ के नीचे छाँव में, छाँव नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे आग की भी बात की जा रही है। तो अक्सर लोग बारिश से छुपने के लिए जिस पेड़ के नीचे छुप बैठते हैं, तो वहीं पे वो बैठे हुए हैं चेयर लगा के, और उनके चेयर के पास आग जल रही है। अब वो रिलेट कर रहे हैं कि अपनी जो यंग एज की लाइफ थी उस समय क्या हुआ करता था। ऑब्वियसली हर कंपनी में, यानी दोस्त वगैरह अगर साथ में बैठे रहते हैं, है ना, समूह में, तो हमारी बातें किस पे चलती थी, लव और पॉलिटिक्स। आज भी अगर आपके दोस्त वगैरह बैठेंगे कहीं पे, बैठक जमेगी, तो ऑब्वियसली ये बात क्लियर है कि हाँ भाई थोड़े प्रेम मोहब्बत की जो किस्से कहानियाँ होती थी वो चलने लगेंगी। पॉलिटिक्स यानी कि कुछ ज़्यादा अगर राजनीतिक वाले लोग होंगे तो वो उसकी बातें उठा लेंगे, ये कर रहा है वो कर रहा है ना। तो उसको बोलते हुए फिर लास्ट में बोलते हैं एरे टाइम ट्रांसफिगर्ड में, पुराने दिन ने ना हमें पूरी तरीके से ट्रांसफिगर्ड कर दिया है, बदल दिया है, अब हमारा तो कुछ नहीं रहा वैसा। आगे बोलते हैं, दो लैड्स आर मेकिंग पाइक्स अगेन, अब वो सोच रहे हैं और ये बातें हम बता रहे हैं, साझा कर रहे हैं। यद्यपि लैड्स मतलब लड़के, है ना, तो यद्यपि लड़के अभी भी, है ना, पाइक्स बना रहे हैं, यानी कि भाला, काइंड ऑफ किसी जानवर को मारने के लिए जो टूल हथियार होता है या नुकीला जो हथियार होता है वो अभी भी बना रहे हैं, जैसे हम भी बनाया करते थे ना। फॉर सम कॉन्स्पेरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब एक तरीके से हो जाता है कुछ योजना स्कीम वगैरह के लिए ना, कोई प्लान बन रहा है भाई, इसको मारना है जानवर को, ये करना है ऐसे करके, तो उसके लिए वो कंस्पिरेसी के लिए अपना पाइक्स अभी भी बच्चे बना रहे हैं। एंड क्रेजी रास्कल्स रेज देयर फिल एट ह्यूमन टिरेनी, ह्यूमन टिरेनी यानी कि इंसान के ऊपर, है ना, मानव के ऊपर जो बर्ताव हो रहा है बुरी तरीके से, है ना, उससे गुस्से में आकर, रेज, रेज मतलब क्रोध, रोष, ये गुस्से में आकर जो कुछ क्रेजी रास्कल्स हैं, रास्कल्स यानी गाली नहीं दी जा रही यहाँ पे, शरारती बच्चों के संदर्भ में बात की जा रही है। तो वो जो शरारती बच्चे हैं वो एकदम से उग्र हो चुके हैं और इस बात पे बहुत गुस्से में हैं कि भाई इंसानों पे जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, ऐसे करके उनके बारे में भी ये सोच रहे हैं और बता रहे हैं हमसे। माई कॉन्टेम्पलेशंस आर ऑफ टाइम दैट हैज़ ट्रांसफिगर्ड मी, माई कॉन्टेम्पलेशन यानी कि मेरा जो चिंतन है, मैं इस अपने समय के बारे में सोच पा रहा हूँ, अभी भी वही हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बदल चुकी हैं, जिसने मुझे भी बदल दिया है और मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ। ठीक है, आगे का लास्ट पैराग्राफ है, इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। वो कहते हैं कि देयर इज़ नॉट अ वुमन टर्न्स हर फेस अपॉन अ ब्रोकन ट्री, जैसा कि अभी मैं पेड़ के एक बूढ़े से इंसान जो है, मैं बैठा हुआ हूँ एक पेड़ के नीचे और मैं भी एक ब्रोकन ट्री की भांति ही हूँ, लेकिन अभी कोई औरत, कोई लड़की मुझे मुड़कर मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखती। एंड येट द ब्यूटीज दैट आई लव्ड आर इन माई मेमोरी, है ना। वो ये भी कहते हैं कि भाई जैसी लड़कियां, जैसी युवतियों को मैं पहले चाहता था, प्यार करता था, वैसी सुंदरियों को आज मेरे ख्यालों में ही रह गए हैं भाई, मेरी यादों में ही रह गए हैं। अब मुझे कोई देखकर ऐसे प्यार भरे दो लफ्ज नहीं बोलेगा, है ना। आई स्पिट इन टू द फेस ऑफ टाइम दैट हैज़ ट्रांसफिगर्ड मी, अब भाई वो गुस्से में बोलते हैं कि मैं ऐसे टाइम पे, ऐसे समय पे जिसने मुझे बदल के रख दिया है, जैसे मुझे चेंज कर दिया है, मैं उस पर थूकता हूँ। आई स्पिट, स्पिट का मतलब थूकना।
तो इस तरीके से ही उन्होंने मतलब अपनी जो लाइफ थी, है ना, अपने जो ओल्ड एज में जो जी रहे हैं, तो वो उस एज में रहते हुए जो रियलिटी देख रहे हैं उसको उन्होंने साझा किया, और साथ ही साथ अपने पुराने यंग दिनों को रिलेट करके अपने ऊपर होने वाले चेंज को मतलब कोसा है, थोड़ा दुख जाहिर किया है, विलाप किया है। तो इसी तरीके से चैप्टर ख़त्म होता है, ये पोएम ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको पोएम समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है, प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।